नमस्कार मेरे विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 4 और इस पाठ का नाम है छापा। बच्चों छापा यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कवि के बारे में। वो इस तरह से है। बच्चों ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म गुरुग्राम यानी जो अब गुड़गांव से गुरुग्राम हो गया है हरियाणा में हुआ है और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। एक सफल हास्य व्यंग्य कवि थे ये। आपको हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य का शिखर पुरुष कहा जाता है। और बच्चों ये छंद शास्त्र के भी ज्ञाता थे। इसी कारण काव्य की गहनतम संवेदना का इन्हें विशेष ज्ञान है, विशेष अनुभव है। बच्चों इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से है। सितारों की पाठशाला, उल्लू का इंटरव्यू, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर आदि। बच्चों इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है कि कवि क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। प्रस्तुत कविता में छापा एक हास्य व्यंग्य कविता है बच्चों। इस कविता के माध्यम से कवि ओम प्रकाश जी ने सामान्य आदमी की जो आर्थिक स्थिति होती है तो समाज के सामने जो प्रस्तुत किया गया है, साथ ही कवि ने ये भी दर्शाया है कि किस प्रकार आयकर विभाग के कर्मचारी लोगों के घर पर छापा डालकर सब चीज़ों की छानबीन किया करते हैं। तो चलिए देखते हैं कविता वो किस तरह से है। बच्चों कविता ऐसी है। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण दो। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। तो बच्चों इस इतने पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है। चलिए देखते हैं। बच्चों कविता का भाव इस तरह से है कि कवि के घर पर आयकर विभाग का बहुत बड़ा छापा पड़ा है, इनकम टैक्स ऑफिसर का। और आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई अधिकारी उनके घर पर आए हैं और घर में आते ही उन्होंने कवि से पूछा सोना कहाँ है। कवि ने बड़े ही सहज भाव से उन्हें उत्तर दिया कि सोना तो मेरी आंखों में है, क्योंकि कई रातों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख सकते हो कि हर शब्द के दूसरे मीनिंग जा रहे हैं। सोना एक तो जो स्वर्ण होता है और सोना यानी नींद यानी सोया जाता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर अधिकारी ने आग बबूला होकर कहा कि हमें स्वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सोने के बारे में कर रहे हैं। कवि ने भी यहाँ पर जोश में आकर कहा स्वर्ण तो मेरे अपनी कविताओं में बिखेरा है। स्वर्ण यानी सुंदर सुंदर शब्दों का वर्णन, तो वो मेरी कविताओं में है, वो मैं नहीं दे सकता। फिर बच्चों अधिकारी ने झुंझला कर कहा, गुस्से में कहा कि तुम हमारी बात को ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। हमें तुम्हारा गलत तरीके से कमाया हुआ यानी अनधिकृत अर्जित रूप से कमाया हुआ, उसे गलत तरीके से कमाया हुआ अर्थ यानी धन चाहिए। यह सुनकर कवि ने हंसते हुए कहा अर्थ मेरी नई कविताओं में समाया हुआ है। यहाँ भी देखिए अलग मीनिंग निकल रहा है इन्हीं शब्दों का। यदि आप उसे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए, इस तरह से कवि ने कहा। अब अधिकारी ने कड़क कर कहा चांदी कहाँ है। कवि ने भी भड़क कर जवाब दिया चांदी मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि कवि के सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। बच्चों यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग चांदी एक मुद्रा और सफ़ेद बाल यहाँ पे सफ़ेद दिखा है उसे भी चांदी कहा जाता है। तो यहाँ पे हर शब्द को अलग मीनिंग दिया जा रहा है, डबल मीनिंग है, तो आप लोग इसे समझें, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं।
परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार, वे गरज कर बोले। हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। बच्चों, इस इतने पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि कवि के घर पर आए आयकर विभाग के अधिकारियों ने कवि से उत्तेजित होकर पूछा था कि तुमने नोट कहाँ रखे हैं। यहाँ भी देखिए बच्चों, डबल मीनिंग है। नोट यानी करेंसी हमारी, और दूसरा है नोट यानी नोट्स। कवि ने झट से उत्तर दिया कि मैं नोट परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करता हूँ। अधिकारियों को इस पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने फिर गरज कर कहा, हम आपसे मुद्रा के बारे में पूछ रहे हैं, वो कहाँ है। यहाँ बच्चों मुद्रा का दूसरा मीनिंग होता है। कवि ने भी गरज कर कहा कि आप मुद्राओं को मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आयकर विभाग वाले मुद्रा करेंसी के लिए कह रहे हैं, और कवि यहाँ पे अपनी मुख की छवि को मुद्रा कह रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने खड़े होकर कुछ सोचा आयकर विभाग ने, और फिर वे कवि के शयन कक्ष में घुस गए, यानी बेडरूम में। वहाँ वे कवि के फटे हुए तकिए की रुई नोच कर देखने लगे, शायद उसमें रुपए हो। उन्होंने टूटी अलमारी को भी खोल कर देखा, रसोई घर में जो खाली डिब्बे थे उन्हें भी टटोल कर देखा, कवि के बच्चों के गुल्लक को भी टटोला, यहाँ तक कि घर में पड़े कनस्तरों, मिट्टी के बने मटकों को भी देखा, पर सारी चीज उन्हें खाली मिली। शून्य तत्व यानी सब कुछ खाली। इतना सब कुछ टटोलने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कवि के घर का खाली अरण्यकांड यानी जंगल, कवि के घर का खाली जंगल देखकर उनका खिला चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह, जो आयकर विभाग के लोग थे, अधिकारी जो रौद्र रूप धारण किए थे, क्रोधित थे, की जगह अब करुण रस समा गया। यानी उन्हें अब दया आ रही थी कि यहाँ कुछ नहीं मिला, अर्थात अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया यहाँ पे। तो बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से था। अब चलिए देखते हैं अगला पद्यांश। वो इस तरह से है, वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। इस तरह से इस पद्यांश में कवि कहते हैं। इसका भावार्थ चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है कि कवि इस पद्यांश में कहते हैं कि घर की पूरी तरह से छानबीन करने के बाद कुछ न मिलने से, इस वजह से आयकर विभाग के अधिकारी के मन में दया की भावना आ गई थी। उन्होंने कवि से माफ़ी मांगते हुए कहा कि किसी ने उन्हें गलत सूचना दे दी है, और अपनी इस असफलता पर वे अधिकारी मन ही मन पछता रहे थे। अंत में वे अपना सिर खुजा रहे थे, सिर झुका रहे थे, यानी सिर ढूंढ रहे थे, वापस जाने लगे। तो कवि ने उन्हें रोका और कहा, क्या कहा, आप पश्चाताप मत करिए। इस तरह से कवि कहते हैं कि आप पश्चाताप मत करिए, मैं जो कह रहा हूँ उस बात की ओर ध्यान दीजिए। यदि आपको मेरे घर पर अधिक धन मिलता तो आप ले जाते, लेकिन आप लोगों को मेरे घर से कुछ भी नहीं मिला, इसलिए कम से कम आप लोग अब मुझे कुछ देकर तो जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग एवं सोफे होते हैं उन्हें आप तो निकलवा लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्ता तो डलवा दीजिए। इस तरह से कवि उनसे हास्य व्यंग
करते हैं और यहीं पे ये कविता समाप्त होती है बच्चों। बच्चों तख्त यानी तख्ते की लकड़ी की बनी हुई एक चौकी होती है, आसीन होती है, लकड़ी का बना हुआ, उसे कहा जाता है। बच्चों इसमें इस कविता में ऐसे शब्द है जैसे सोना, नोट, मुद्रा और चांदी, ये सारे इनके सबके डबल मीनिंग आए हुए हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता का मेरा ये प्रयास अच्छा ही लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये कविता आपको समझ में आई होगी और इस कविता के भाव भी। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।